गाइस, गुड इवनिंग। तो कहते हैं विजन की 4 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, सेवरल स्टेप्स लिए गए हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा सकें। ठीक है, सेवरल स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट होती है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और इंडिया का इसमें रैंक 63rd है। ठीक है, तो ताकि हम इंडिया में बिजनेसेस की जो भी प्रोसेस है उसको इजी कर सकें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिस कंट्री का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज प्रेफर करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना। ठीक है, सबसे पहले क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मतलब कि देखो गाइस आपकी कंपनी है, लाइक आपकी कंपनी के जो एसेट्स है 100 करोड़ के हैं। ठीक है, ये आपकी 100 करोड़ ये आपकी ही लायबिलिटी है। ठीक है, आपका ही पूरा लाइक प्रॉफिट होगा और आपको ही लॉस होगा, मतलब कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है, अगर वो आपकी कंपनी है। और अगर सपोज करो आप किसी कंपनी के पार्टनर हो, लेकिन आप 2 या 3 पार्टनर हो, मतलब कि 30 करोड़ या जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन आप 2 ही पार्टनर हो 50 करोड़ के, तो आपकी लायबिलिटी एटलीस्ट थोड़ी सी तो कम हुई ना, 100 करोड़ से 50 करोड़ हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह जितने जितने पार्टनर बढ़ते रहेंगे उतना आपका प्रॉफिट और लॉस उतना वेरिएट करेगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जो आपकी कंपनी के एसेट्स हैं उनका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और आपको जो लॉस का जो डर होता है या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट जो सोचते हो कि हाँ यार कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, उससे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, एक्चुअल में ये एक मतलब कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। जैसे या तो आपकी कंपनी है या किसी कंपनी के पार्टनरशिप में हो आप। ठीक है, तो इन दोनों का एक तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें आप उस कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनसे आप लेसर कंप्लाई करोगे या आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब कि जो भी उसके एसेट्स हैं उसकी जो लायबिलिटी है या आपकी जो जिम्मेदारी है वो कम होगी, जिसकी वजह से क्या जो भी आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसके अंदर सब आपका लिमिटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने डिसाइड किया है कि वो एक प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे ताकि जो लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 के अंदर जो भी 12 ऑफेंसेस हैं उसको क्या करेंगे, डिक्रिमिनलाइज करेंगे। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है। देखो यार, अगर आप LLP एक्ट के अंदर अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हो जिसमें आपको क्रिमिनलाइज है, ऑफकोर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लाई करना होगा। अगर हम कुछ ऑफेंसेस के को डिक्रिमिनलाइज कर दें तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि कुछ ऑफेंसेस को हम क्या कर दें, उसकी क्रिमिनलिटी को रिमूव कर दें जो भी बिजनेस लॉस को कोई वायलेट करता है। ठीक है, और कुछ इंटेंशंस को, मतलब कि जहां पे आपकी इंटेंशनली आपने ऐसा नहीं किया, उन ऑफेंसेस को हम क्या करें, डिक्रिमिनलाइज कर दें। ठीक है, ये जो प्रपोज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रपोज किया है कि हम लिमिटेड लायबिलिटी क्लास के अंदर ही एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम दिया स्मॉल LLP। इस लाइन पे, किस लाइन पे, स्मॉल कंपनीज के कंसेप्ट पे, ताकि वो क्या करें भाई, लेसर कॉम्प्लायंसेस लेसर फी में। ठीक है, इससे क्या होएगा, इससे हम क्या करेंगे, इट वुड इंसेंटिवाइज अनइनकॉर्पोरेटेड माइक्रो एंड स्मॉल पार्टनरशिप टू कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन LLP एंड डिराइव इट्स मनी। देखो सिंपल बात ये है, इससे क्या होएगा, जो माइक्रो और स्मॉल लेवल पे जो पार्टनरशिप्स हैं उनको एक मतलब कि क्या मिलेगा, एक मतलब कि वो बेनिफिट होगा कि वो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जो LLP के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, LLPs को अलाउ होगा कि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं, क्या इशू करके, बाय इशू ऑफ फुल सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। देखो गवर्नमेंट को अगर कुछ इशू करना होता, कैपिटल रेज करना होता है तो वो अपने गवर्नमेंट बोर्ड क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, उसी तरह अगर LLPs को कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो वो कैपिटल या जो पैसा चाहिए वो क्या इशू करके ले सकती है, बाय नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करके। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प डीपन डेब्ट मार्केट, और इसके अलावा वो LLPs में जो कैपिटलाइजेशन है उसको एनहेंस करेंगे। ऑफकोर्स उसको फिर LLPs के पास पैसा ज्यादा आएगा। ठीक है, डिबेंचर्स यार आप सबको पता ही होगा, जैसे डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरह का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें ये है कि आपको डेट ऑब्लिगेशन देना होता है टुवार्ड्स द इशू। मतलब देखो सिंपल बात क्या होता है, डिबेंचर कभी भी शेयर्स या इक्विटीज में नहीं कन्वर्टते, इसलिए इसको नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं। देखो लाइक आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो आप क्या इशू कर दोगे, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, और अगर आपने 10 साल के लिए इशू किया तो उसको पैसे को आपको 10 साल बाद रिटर्न करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, रिडक्शन इससे क्या है, जो एडिशनल फी है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे ताकि जो फाइलिंग होती है फॉर्म्स की उसको डिले कर सके। ठीक है,
नेक्स्ट है स्मॉल कंपनीज के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन है उसको रिवाइज करी है और इनके जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको इंक्रीज करी है। पहले क्या थी, जो जिन कंपनीज की कैपिटल 50 लाख से कम रहती थी उनको हम स्मॉल कैपिटल की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि 50 लाख से कम, मतलब 50 लाख से 2 करोड़ तक की जिनका टर्नओवर है उसको हम स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में डालते थे, ठीक है, ठीक है। और लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 करोड़ तो, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा वो गलत हो गया। सिंपल बात ये है कि हम स्मॉल कंपनीज की जो डेफिनेशन थी वो पहले क्या थी कि वो कंपनीज जिनका 50 लाख से 2 करोड़ तक हो, ठीक है, कंपनीज की, और जो उनका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से 20 करोड़ तक हो, ठीक है। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो कंपनी की तरफ रिसीव किया गया हो थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर। मतलब कि अभी हमने क्या पढ़ा, जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, ठीक है। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कंपनी ने जो कैपिटल कुछ इश्यू करके रिसीव किया हो, ठीक है। इससे बेनिफिट होगा 2 लाख कंपनीज को, ताकि वो अपनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को इजी कर सके, लेसर फाइलिंग फीस में एंड लेसर पेनल्टीज में, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 1% कंपनी। 1% कंपनी में क्या है, वो कंपनी जो सिर्फ सिंगल पर्सन ही उसका मेंबर है, अनलाइक द ट्रेडिशनल मैनर ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स, ठीक है। 1% कंपनी नाम से समझ में आ रहा होगा। अभी क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी से क्या होगा, इससे जो 1% कंपनी है उनको अलाउ होगा कि वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ग्रो हो सकते हैं, इवन के पेड अप कैपिटल में भी और टर्नओवर में भी, जिस वजह से हम उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं उन 1% कंपनी को किसी और टाइप ऑफ कंपनी में एट एनी टाइम। मतलब कि उसको हम स्मॉल कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली क्या होगा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स बेनिफिट होंगे और इसमें हम और ज्यादा बिजनेसेस हैं जो इसमें अभी इनकॉर्पोरेट नहीं है उनको आप ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर्स डीएनए रेगुलेशन बिल। अगेन गाइस ये जो न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में। इस बिल के क्या क्या प्रोविजन है जरा हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम कुछ सर्टेन पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंक्लूड ऑफेंडर्स, विक्टिम, सस्पेक्ट्स एंड अंडर ट्रायल। इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग सिर्फ उन्हीं मैटर्स में अलाउ है जो इस बिल के शेड्यूल में लिस्ट है, लाइक कुछ ऑफेंसेस जो अंडर इंडियन पेनल कोड के अंदर आते हैं, सिविल मैटर जैसे पैटर्नी सूट्स, इनके अंडर जो ऑफेंसेस आते हैं उसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इस बिल के अंदर क्या है, नेशनल डीएनए डाटा बैंक को एस्टेब्लिश किया जाएगा, रीजनल डीएनए डाटा बैंक को एस्टेब्लिश किया जाएगा और डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि डीएनए डाटा बैंक और लेबोरेटरीज को सुपरवाइज कर सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेरियस ऑफेंसेज हैं, जैसे कोई अगर डिस्क्लोज कर देता है आपकी डीएनए इन्फॉर्मेशन को तो उसके लिए क्या है, आपको पेनलाइज करा जाएगा, लीगल एक्शन आपके लिए लिया जाएगा। अभी कमेटी ने क्या सजेशन दिए हैं, जो पार्लियामेंट्री साइंस स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी उसने क्या दिया है अपने सजेशन। इन्होंने बोला है जो डीएनए टेक्नोलॉजी को आप मतलब कि अब्यूज करते हो, मिसयूज करते हो, उसके ऊपर कंसर्न्स इशू किए हैं कि क्या कंसर्न्स हैं उसको आप कैसे एड्रेस कर सकते हो ताकि हम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू क्रिएट सच एन इकोसिस्टम ताकि हम लीगल सिस्टम को हेल्प कर सके टू बिकम, ताकि वो एक्सपीरियंस बन सके डीएनए एविडेंस की एप्रिसिएशन में, ठीक है। किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है, उस लीगल सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है, और एक्सपीरियंस बना सके। इसके अलावा हमें क्या करना है, डीएनए टेस्टिंग की हर स्टेज में जो भी प्रोसेस में जितने भी स्टेज हैं उनपे जो भी हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल चेक्स लेके आने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, एंश्योर करना है जो डीएनए प्रोफाइलिंग प्रोसीजर है वो फुली कंसिस्टेंट है विद वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। मतलब कोई आपको मिसयूज नहीं कर रहा, जो भी आप कर रहे हो वो सब आप एक लॉफुल तरीके से कर रहे हो, ठीक है। डीएनए क्या होता है आप सबको पता होगा, इट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, हेरिडिटरी मटेरियल होता है ह्यूमन की और ऑलमोस्ट ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है। डीएनए किससे बनता है, इट इज अ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये 3 पार्ट से बनते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और एक 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। और ये 4 तरह के जो बेसिस होते हैं आप सबको पता है कप्पल में पाए जाते हैं, पेड़ में पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं
फाइनेंस बिल 2021 प्रोपोजेस चेंजेस टू द इक्वलाइजेशन लेवी। काफी बार हमने पढ़ा इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, देखो गाइस काफी बार मैंने डिस्कस किया लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, हम मेनली ई कॉमर्स कंपनीज पे लगाते हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हो लेकिन इंडिया में उसका फिजिकली कोई मतलब कि कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है तब इक्वलाइजेशन लेवी उससे लेते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या किया है, 2016 में 6% की इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस करी थी। ये हमने हर एक जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हैं उन पे ये पेमेंट होते हैं, मतलब जो आपको डिजिटली एडवर्टाइजमेंट जैसे अमेजोन हो गया, ये जो भी डिजिटली जो कंपनीज हैं उन पे ये लेती हैं, ठीक है। रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट कंपनी जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल उनकी मतलब कि इंडिया में उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन जो उनका टर्नओवर है वो 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 2020-21 में इस लेवाई को वाइडन करके क्या किया, ई कॉमर्स कंपनीज पे भी कर दिया। मतलब अभी तक वो सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कंपनीज पे थी, लेकिन अब इसके अंदर ई कॉमर्स कंपनीज को भी डाल दिया, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है। अब इस पे लेकिन ई कॉमर्स पे जो ये इक्वलाइजेशन लेवी है वो सिर्फ 2% है, प्लस कुछ सरचार्ज है, ठीक है, ऑन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। बता देखो गाइस डिजिटल जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है उन पे तो 6% लगाते हैं, लेकिन 2020 में इसमें ई कॉमर्स कंपनीज को भी ऐड कर दिया, लेकिन उस पे जो टैक्स है वो सिर्फ 2% है, ठीक है। अब फाइनेंस बिल ने कुछ चेंज किया है, क्या किया इक्वलाइजेशन लेवी में, चला हम ये देख लेते हैं। इन्होंने बोला है इक्वलाइजेशन लेवी में अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज का कोई फीस है या उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला है ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है उन कंपनीज पे भी अप्लाई होगा जो अपने गुड्स को ओन नहीं करती और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म। जैसे अमेजोन देख लो, अमेजोन क्या उसके पास अपनी कोई मार्केट नहीं है, वो क्या कर रही है, जो इंडिया में जो मार्केट्स हैं जो शॉप्स हैं उसी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की शॉप का कोई माल है, वो आपको कहीं आपके किसी भी स्टेट में आप अगर आप ऑर्डर करो वहां भेज दें, ठीक है। तो अमेजोन का कोई वहां पे मतलब कि वो कोई भी गुड्स ओन नहीं करती, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन लेवी उन कंपनीज पे भी अप्लाई होती है which do not own the goods or provide services on their platform if any part of the transaction is online, if it's only an online payment, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पे अगर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रही है तो ये लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस विल ब्रिंग मोर प्लेयर्स विद इन द एम्बिट ऑफ दिस। ऑफ कोर्स इससे क्या आएंगे और ज्यादा जो कंपनीज है वो इस फेयर के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर आप कोई गुड्स ऑनलाइन सेल कर रहे हो या सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज होगी, चाहे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, ठीक है, ये कोई आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है, एक्सेप्ट किया है किसी परचेज ऑर्डर को, इस सब में क्या है, इस पे इक्वलाइजेशन लेवी कवर होगी, ठीक है। इससे पहले इंडिया ने आर्ग्यू किया था अगेंस्ट इसको, यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बोला था कि इंडिया ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है और यूएस के कॉमर्स को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमने न्यूज पूरी कवर की थी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMCs टू गेट असेस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। गाइस ये अगेन गाइस ये जो न्यूज है इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्शन है उसके अंदर कवर होगा, ठीक है। अभी क्या है, हम क्या चाहते हैं जो APMCs हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया जाए। तो बजट 2021 में अनाउंस किया है कि जो APMCs को APMC में और जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं वो 1 लाख करोड़ की जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल बात ये है, बजट 2021 में अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर 1 लाख करोड़ पे है, जो 1 लाख करोड़ पे और कुछ जो APMC के अंदर जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम APMCs के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो इससे हमें किस तरह से क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले कि हम जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, जो नियर अबाउट हमारे 5 से 10% होता है ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा हम बेटर प्राइस रियलाइजेशन कर सकते हैं फार्मर्स के लिए, ताकि वो अपने क्रॉप को या प्रोडक्शन को स्टोर भी कर सके और बेटर प्राइस पे सेल कर सके। इसके अलावा आप सबको पता होना जो APMC है वो स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटी है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ट्रेड के लिए इन सर्टेन नोटिफाइड एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में अंडर APMC एक्ट 2003 इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये लाइन पूरी की पूरी काफी इंपॉर्टेंट है कि APMC स्टैट्यूटरी मार्केट है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, कौन से एक्ट के अंडर है, APMC एक्ट 2003 एक्ट के अंडर है। APMC क्या करती है, सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है, जैसे प्राइसिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, अपनी सर्विसेज को फार्मर्स तक एक्सटेंड करती है और एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करती है, ठीक है। जो डेडिकेटेड फंड है, जो भी हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो फंड हम APMCs को देंगे, इससे क्या होगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाएंगे,
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सोर्ट कर सके, कोल्ड स्टोरेजेस क्रिएट कर सके और वेयर हाउसेस क्रिएट कर सके। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, जो क्या करता है आपको मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, लोन पे आपको पैसे देता है ताकि आप अपने जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होती हैं या उनसे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर सको। ठीक है, या कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को मैनेज कर सको थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि कम इंटरेस्ट में आपको लोन दे देगा। ठीक है, क्रेडिट गारंटी मतलब पक्का आपको क्रेडिट देगा, मना नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फायदा उठा सकते हैं? फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, एफपीओ होते हैं जो फार्मर के अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एग्रीकल्चर के इंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये सब इनका फायदा उठा सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है? ये 10 सालों के लिए, 2020 से 2029 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे शोज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, अभी हमने कर्नाटका में लिथियम के क्या बने डिपॉजिट मिले हैं। कई ये जो न्यूज है एनवायरमेंट में कम होगी। ठीक है, अभी क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रिलिमिनरी सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि कहीं ना कहीं मांड्या डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका के मर्लागरा अलपट्टना रीजन में लिथियम के कुछ क्या मिले हैं, रिसोर्सेस मिले हैं जो कि इग्नियस रॉक में है। इसके अलावा और कौन कौन सी पोटेंशियल साइट्स हैं जहां लिथियम के डिपॉजिट मिल सकते हैं? एक तो राजस्थान की मीका बेल्ट, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा पिगामाटाइट जो कि इग्नियस रॉक बेल्ट है कहाँ पे, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा राजस्थान के सांभर और पचपत्रा में। ठीक है, और गुजरात के रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे लिथियम के आपको डिपॉजिट मिलेंगे। लिथियम आपको पता है इट इज अ रेयर मेटल, की एलिमेंट है ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजीज को बना सकें। और इसका कहाँ का एप्लीकेशन आपको पता है, आपकी बैटरीज, फोन की बैटरीज लिथियम की बनी होती है, सिरामिक में, ग्लास में, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज में इसको यूज किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ग्रीस की तरह इसको यूज किया जाता है, हाई एनर्जी एडिटिव है रॉकेट प्रोपेलेंट्स के लिए। ठीक है, मोबाइल फोन्स में इसे यूज किया जाता है एज एन ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर, और इसको इवन की ट्रीटियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है? अगर आपको हमारे इंडिया में अगर हम इसको मिल पा रहे हैं, इंडिया में इसके डिपॉजिट मिल पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारा लिथियम का इंपोर्ट है वो उस पर रिड्यूस होगा। करंटली जो हम इंपोर्ट करते हैं लिथियम की नीड्स के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हम लिथियम को इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बढ़ावा देंगे ऑफकोर्स, क्योंकि लिथियम, इंडिया को लिथियम चाहिए अगर उसको लिथियम आयन बैटरीज बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट है रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? इंडिया के फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में सेटअप की गई है ताकि हम बैटरी ग्रेड मटेरियल को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा हमने अर्जेंटीना के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है जिसमें हम क्या करेंगे, लिथियम को क्या करेंगे, प्रोस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा अर्जेंटीना, बोलिविया, चिलिया, ये साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल नेशन है। कई वेरी इंपॉर्टेंट ABC, हम लिथियम ट्रायंगल के नाम पूछ सकते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये तीनों के तीनों कहाँ पे, साउथ अमेरिका में कंट्री है। इस 3 रीजन्स में नियर अबाउट 54% वर्ल्ड का लिथियम डिपॉजिट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, अब हमने पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज है। न्यू स्टार्ट पॉलिसी हमने आई थिंक कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी। यूएस और रशिया दोनों ने क्या करी है, अपनी जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी है उसको अगले 5 साल के लिए क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर लिया। ट्रीटी सबसे पहले 2010 में साइन हुई थी यूएस और रशिया में, ताकि हम क्या कर सकें, देखो गाइस जो स्टार्ट पॉलिसी है इसका एम यही है कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके नंबर पे कैप लगाई जाए। कितना नंबर पे कैप लगाया था, नियर अबाउट 1550, और कुछ मिसाइल्स या बॉम्बर्स को डिप्लॉय करना पर ओनली 700। ठीक है, कैप लगा रखा है। ठीक है, यूएस से रशिया क्या करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है तो ये कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल को। अभी क्या किया, क्योंकि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो यूएस और रशिया के बीच में थी ये 5 फरवरी 2021 को एक्सपायर हो गया, इसलिए इसको एक्सटेंड करके रिन्यू कर दिया। नेक्स्ट है सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म। अभी क्या गाइस, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको हम आत्मा स्कीम भी बोल रहे हैं, जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड प्रोवाइड करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स होते हैं ताकि हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अवेलेबल करा सकें एग्रीकल्चर और एलिड एरियाज में फार्मर्स को। ठीक है, पिछले 1 साल में 17 लाख फार्मर्स को ट्रेन किया गया अंडर दिस स्कीम इन डिफरेंट थीमेटिक एरिया। तो गाइस आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए आत्मा स्कीम किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू ट्रेन द फार्मर्स, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, दैट इज अ गोबर धन स्कीम। आपको पता ही होगा गोबर धन स्कीम के बारे में। ठीक है, अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया, एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया, किस पे, गोवर्धन स्कीम पे। इस न्यू यूनिफाइड अप्रोच के अंडर क्या है, जो भी बायोमास बायोगैस से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जो कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, किसके अंडर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर। गोवर्धन स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा
ठीक है, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ताकि हम अपनी जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रेटेजी है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। कल हमने पढ़ा था किस तरह हमें ODF प्लस करना है, ODF प्लस प्लस करना है। ठीक है, इसका एम ये है कि हम विलेजेस को सपोर्ट कर सके, किस तरह से वो कैटल डंग या जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं और उससे किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्कीम का फोकस यही है कि हम विलेजेस को क्लीन रखें और अपनी जो रूरल हाउस होल्ड्स की जो इनकम है उसको इंक्रीज करें और एनर्जी प्रोड्यूस करें फ्रॉम कैटल वेस्ट। ठीक है, जो कैटल डंग होता है उससे एनर्जी को इंक्रीज करें। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये क्या गाइस, इट इज एन ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी जो अक्टूबर 2021 में प्लान की जा रही है इसको लॉन्च करने की। ये क्या करेगी, जो नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोपी है उसकी डिस्कवरीज को क्या करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी विद लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज। इसकी जो कवरेज है वो ज्यादा होगी और सेंसिटिविटी भी अच्छी होगी। ये क्या करेगी, यूनिवर्स की जो भी हिस्ट्री है उसको, उसके हर एक फेज को स्टडी करेगी, बिग बैंग से लेके जब से हमारा सोलर सिस्टम इवोल्यूशन हुआ है इन सब से जो पूरी हिस्ट्री है उसको क्या करेगी, स्टडी करेगी। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है किस किस के बीच में, नासा के बीच में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट होता है विमानन लेक। अभी हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में एक केरला फार्मर की बात करी है जिसने अकेले वेमनंत लेक को क्लीन किया। देखो आई डोंट नो वेदर आपने पढ़ा या नहीं, लेकिन ये न्यूज मैंने वन की सोशल मीडिया पे पढ़ी है। ठीक है, वेमनंत क्या है, लार्जेस्ट लेक है केरला में और ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वलम कलम दैट इज द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ये स्नेक बोट रेस है जो हर साल वेमनंत लेक में हुई जाती है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में का भी एक पार्ट है अंडर द रामसर कन्वेंशन और कूराकोरम बर्ड सेंचुरी इसके ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। ठीक है, पूरी न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अबाउट द वेमनंत लेक। लास्ट न्यूज आज की मतुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल। मतुआ जो कम्युनिटी है वो इज द सेकंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किसकी, वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल में नियर अबाउट 17% स्टेट इलेक्टोरेट जो है वो मतुआ कम्युनिटी की है। ठीक है, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो बंगाल बॉर्डर पे रहते हैं, काफी सालों से डिमांड कर रहे हैं कि उनको सिटीजनशिप एक्ट 2003 को अमेंड करना चाहिए जो प्रोविजंस कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बनाते हैं फॉर रिफ्यूजर्स टू गेट सिटीजन। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया उसमें ये बताया कि अब कहीं ना कहीं इनको होप है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।